जी हां दोस्तों, तो क्या रिश्वत लेते पकड़े गए जज हटाए गए? एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज की एफआईआर। जमानत देने के लिए मांगी गई थी रिश्वत की मोटी रकम। न्यायपालिका पर उठे गंभीर सवाल, सभी रह गए भौचक्के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति और कौन से हालात आ गए जब न्यायपालिका के एक जज के ऊपर रिश्वत का न सिर्फ आरोप लगा बल्कि उनके ऊपर गाज भी गिर गई? आखिर न्यायपालिका को लेकर के लोगों का भरोसा जो कि अब तक मजबूती से बना हुआ था, क्या ऐसे मामले सामने आने से गड़बड़ाएगा? आखिर दिल्ली में तैनात एक अदालत में जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज क्यों की? और क्या है ये पूरा का पूरा मामला जिसके बुनियाद पर न्यायपालिका के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने वो कौन सा सख्त एक्शन लेकर के एक नजीर कायम की है? मगर एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले में तह तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा और क्या है पूरा का पूरा खेल? आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। आपसे निवेदन, अपील की इस शो को, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद संवेदनशील है, खबर बेहद अहम है। खबर जुडिशरी से, जज से जुड़ी हुई है, रिश्वत से जुड़ी हुई है, वो भी फैसला करने के लिए, जमानत देने के लिए। दोस्तों, हम और आप सभी के भरोसे और सभी का भरोसा न्यायपालिका पर मजबूती के साथ में बना हुआ है, बना हुआ था और बना हुआ रहेगा। मगर जब ऐसी खबरें आती हैं जो आम लोगों के दिलो दिमाग को झकझोरती हैं, जिसमें ऐसा सामने आता है मामला कि साहब जज रिश्वत लेते हैं, ऐसा मामला सामने आता है कि वहां के क्लर्क जजेस की पूरी प्लानिंग के साथ में सामने अपना पूरा प्रोजेक्शन रिश्वत का देते हैं ताकि उनकी जमानत हो, जमानत रद्द करना हो, जमानत देना हो, फैसला देना हो, इन सब मामले पर नई तस्वीर बन सके। अगर ये चीज सामने आएगी तो फिर लोगों का विश्वास अदालतों से तो उठ जाएगा। दोस्तों, हुआ क्या है दोस्तों, बहुत सोच समझ करके इस पूरी खबर को आपके सामने लाने का मैंने प्रयास किया है। शायद आपको दूसरी जगह देखने को ना मिले, लेकिन चूंकि जनता का हक है जानना, जागरूक होना न्याय के प्रति, संविधान के प्रति, राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति और उनके विकास और समाज में क्या हो रहा है उन सब के प्रति। दोस्तों, मामला है दिल्ली का, देश की राजधानी का। देश की राजधानी दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट के जज और क्लर्क पर जमानत के लिए रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे, जिस मामले में जांच के बाद हाईकोर्ट ने जज को हटा दिया, उनका तबादला कर दिया। दोस्तों, दरअसल इसी साल 29 जनवरी को दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने विधि, न्याय और विधायी मामलों के प्रधान सचिव को पत्र लिख करके राउज एवेन्यू कोर्ट के एक विशेष जज और उनके कोर्ट के एक क्लर्क के खिलाफ जांच शुरू करने की इजाजत मांगी। आरोप क्या? रिश्वत का। किस लिए? जमानत देने के लिए। दोस्तों, जज और क्लर्क पर आरोपियों को जमानत देने के लिए रिश्वत मांगने, जमानत स्वीकार करने के गंभीर आरोप लगे। एंटी करप्शन ब्यूरो यह अनुरोध दिल्ली हाई कोर्ट को भेजता है। हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को जांच जारी रखने को कहा। सुझाव दिया कि यदि विशेष जज की संलिप्तता दिखाने वाला कोई ठोस सबूत मिलता है तो वो दोबारा आवेदन करें इस पर, उस मामले को और आगे ले जाने के लिए। दोस्तों, 16 मई का दिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट के क्लर्क के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 20 मई को विशेष जज के राउज एवेन्यू कोर्ट से दूसरी कोर्ट में तबादला भी कर दिया गया। यह एक्शन दिल्ली हाई कोर्ट ने ले लिया। दोस्तों, इस पूरे मामले में देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल करनी शुरू की। हालांकि इस पूरे मामले में उनको हाईकोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला। संबंधित जज से भी संपर्क किया गया, जिन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया, जाहिर तौर पर इनकार ही करेंगे। अब ऐसे में ये खबरें, वो मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि 29 जनवरी के एसीबी के पत्र का विषय था राउज एवेन्यू जिला अदालतों के अधिकारियों, क्लर्क और विशेष जज के खिलाफ प्राप्त शिकायतों और बातचीत के ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में एक खत लिखा था एंटी करप्शन ब्यूरो ने, क्योंकि उनको ये शिकायत मिली कि जज जमानत के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं, उसमें क्लर्क शामिल है। पत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2023 में दर्ज एक मामले का उल्लेख किया था,
जिसमें एक जीएसटी अधिकारी पर 2021 में फर्जी बोगस फर्मों को जीएसटी रिफंड मंजूर करने का आरोप था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीएसटी अधिकारी के 3 वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 ट्रांसपोर्ट सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया था उस समय, जिन्हें विशेष जज की कोर्ट में पेश किया गया। इन्हीं साहब जज की कोर्ट में जिनके ऊपर आरोप है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद जब आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया तो एसीबी ने नोट किया कि अधिकांश आवेदन की सुनवाई हुई, उन्हें टाल दिया गया, अलग अलग तारीखों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पहली शिकायत 30 दिसंबर 2024 जीएसटी अधिकारियों के एक रिश्तेदार से ईमेल के माध्यम से एसीबी को मिलती है। यह बड़ा गंभीर आरोप है कि अदालत के जरिए, जज के जरिए उनकी जो सुनवाई थी जमानत वाली अर्जी पर, उस पर टाल मटोल होता रहा। अब सोचिए कितना खतरनाक है वाकई अगर ऐसा है कि सुनवाई करने के लिए तत्काल प्रभाव से या जमानत की अर्जी मंजूर करने के लिए, जमानत देने के लिए मोटी रकम चाहा जाता है जजेस के माध्यम से। ये तो झकझोरने वाली बात है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को 30 दिसंबर 2024 को जीएसटी अधिकारियों के एक रिश्तेदार से ईमेल के माध्यम से मिली। आरोप लगा कि कोर्ट के अधिकारियों ने उनसे उनकी जमानत के लिए 85 लाख रुपए, अन्य आरोपियों के लिए प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की है। आप सुनिए, कोर्ट के अधिकारियों ने, कोर्ट के अधिकारी कौन है? क्लर्क, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसमें सीधे सीधे जज को भी आरोपी बनाया गया। दोस्तों, एंटी करप्शन ब्यूरो ने लिखा कि एसीबी ने लिखा कि उन्होंने आरोप लगाया कि मना करने पर जमानत आवेदन को 1 महीने से अधिक समय तक अनुचित रूप से लंबा खींचा गया और बाद में खारिज कर दिया गया। यानी कि जमानत देने से इनकार, जब पैसे देने से इनकार किया गया रिश्वत की रकम को, तो उस अदालत ने उस अर्जी को लंबा खींचा और फिर बाद में उसे खारिज कर दिया। बाद में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। एक आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी कि संबंधित जज अपने अधिकारियों में हर संभव प्रतिकूल कार्रवाई करेंगे। उन्होंने उनसे हाई कोर्ट में से आवेदन वाले वापस लेने और 1 करोड़ रुपए देने को कहा, जिसके बाद जमानत मिल जाएगी। सूत्रों के अनुसार 20 जनवरी को एक अन्य शिकायत मिली, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जनवरी के पहले सप्ताह में कोर्ट के क्लर्क ने उनसे संपर्क किया और पेशकश की कि एक मामले में 3 आरोपियों को 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की रिश्वत देने पर जमानत मिल सकती है। सोचिए दोस्तों, सोच करके डर लगता है, सोच करके दिमाग छन्ना जाता है कि अगर अदालतों में ये सब कुछ चीजें होती हैं और वो भी देश की राजधानी दिल्ली जैसी अदालत में, राउज एवेन्यू जैसी अदालत में, तो फिर इंसाफ का क्या होगा? फिर तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां निचली अदालतें हैं, वहां क्या होता होगा? यहां तो पॉलिटिकल हब है, यहां तो मीडिया का हब है, यहां तो सारी चीजें, हर चीज फटाफट होती है, शिकायत पहुंचती है, उस पर हंगामा मचता है, सब कुछ। और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में तो न मीडिया का उतना दिलचस्प है, न दूसरी चीज है। अंदाजा लगाइए दोस्तों। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने पत्र में लिखा कि पहली नजर में शिकायतों की सामग्री और ऑडियो रिकॉर्डिंग जमानत सुनवाई के संबंध घटनाओं के क्रम को पुष्टि करते हैं। यानी कि जो उसमें जो शिकायत जिन लोगों ने की और जो चीजें दी, उसमें जो मटेरियल्स दे, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फोन पे बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग दी, उसमें लगता है कि ये चीजें हुई हैं। संबंधित कोर्ट में स्थगन शामिल है। पत्र में कहा गया कि मामले के तथ्यों, शिकायत सहायक ऑडियो रिकॉर्डिंग और जमानत सुनवाई से संबंधित घटनाओं के क्रम को देखते हुए ये गंभीर कदाचार को दर्शाता है, जिसमें इस संवेदनशील मामले में शामिल आरोपियों को जमानत देने के लिए रिश्वत की मांग और स्वीकृति शामिल है। कोर्ट कर्मचारियों की कथित संलिप्तता और विशेष जज को दी गई भूमिका इस मामले में न्यायिक कार्रवाई की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएं उठाती है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए उपयुक्त प्राधिकारी से जांच की अनुमति मांगी जाए। 14 फरवरी को विधि विभाग के प्रधान सचिव को दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जिनसे जवाब मिला, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को खत लिखा, उसकी तरफ से इनको जवाब आया। अभी तक संबंधित घटना में एक अधिकारी विशेष जज की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस सामग्री इतनी नहीं है, यानी है तो मगर इस लेवल पर अभी नहीं मिली है, और ऐसे में उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में अनुमति देने की फिलहाल जरूरत नहीं लगती। यानी कि कहा गया कि अभी और ठोस सबूत और चीजें आप इकट्ठा कीजिए, आपने जो इकट्ठा किया वो ठीक है,
लेकिन अभी और इकट्ठा कीजिए, उसके बाद में हम इजाजत देंगे। जांच एजेंसी प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप जांच जारी रखिए, मगर जिस बात की इजाजत आप चाहते हैं अभी फिलहाल उसे नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुझे यह भी निर्देश दिया गया कि अगर जांच के दौरान कोई ऐसी सामग्री मिलती है जो न्यायिक अधिकारी की संलिप्तता को दर्शाती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो जांच एजेंसी इस कोर्ट में उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उचित अनुमति के लिए नया अनुरोध करने के लिए आजाद है। यानी कि अगर आपको कुछ और मिलता तो आप हमारे पास में आइए, हम आपको इजाजत दे देंगे। अब दोस्तों, ये तो मामला रहा हाईकोर्ट और एंटी करप्शन ब्यूरो के बीच का। 16 मई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोर्ट के क्लर्क के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और इसमें रजिस्ट्रार के जवाब का भी उल्लेख किया। क्लर्क ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया। जमानत सुनवाई के दौरान वकीलों ने तर्क दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लर्क के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की थी और विशेष जज को बदला लेने के लिए फंसाने की कोशिश की थी। यानी कि जिस क्लर्क के खिलाफ में, उस जज के क्लर्क के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई, जब उसने अर्जी लगाई जमानत के लिए, उनकी तरफ से वकील जो पेश हुए उन्होंने कहा कि साहब बदले की कार्रवाई से जज साहब के खिलाफ इनका कोई पर्सनल खुन्नस है एंटी करप्शन ब्यूरो वालों का, इसलिए उनको फंसाना चाहते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। जमानत सुनवाई के दौरान वकीलों ने तर्क दिया कि एसीबी ने दरअसल झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की है, बदला लेना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि क्लर्क मुख्य अपराधी था और सबूतों के साथ छेड़खानी करने की संभावना थी। यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर एक हस्तलिखित पर्ची दी गई थी जो उनकी संलिप्तता को दर्शाती है। 22 मई को कोर्ट ने क्लर्क के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। दोस्तों देखिए, जिस जज के क्लर्क के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई, जज साहब को तो फिलहाल हटा दिया गया वहां से, लेकिन क्लर्क के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की गई, अदालत में हो गए जमानत लेने के लिए, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया अदालत ने। दोस्तों, पहली शिकायत 30 दिसंबर 2024 को जीएसटी अधिकारियों के एक रिश्तेदार की तरफ से ईमेल के माध्यम से एबीसी को मिली थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें प्रति व्यक्ति 1,85,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। अब ऐसे में जो मामले के तथ्य हैं, शिकायत सहायक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जमानत सुनवाई संबंधित घटनाओं के क्रम को देखते हुए पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि साहब ये चीज हुई है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, चूंकि मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, चूंकि मामला विशेष जज से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे में ज्यादा चिंताएं, संवेदनशीलता, गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त पदाधिकारी ने जांच की अनुमति मांगी जाए। आपको बताया कि पत्र में एसीबी ने अप्रैल 2023 में दर्ज एक मामले का उल्लेख किया था, अपने जो मामला था उनका, और ऐसे में एक जीएसटी अधिकारी ने पर 2021 में फर्जी बोगस फार्मों को जीएसटी रिफंड मंजूर करने का आरोप था। एसीबी ने जीएसटी अधिकारी, 3 वकीलों, चार्टर्ड अकाउंट, 2 ट्रांसपोर्ट सहित लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सोचिए, जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से जीएसटी ने उनके खिलाफ में कार्रवाई की, जीएसटी अधिकारियों ने जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां हुई, जमानत के लिए अगर पैसे मांगे जाए करोड़ों रुपए प्रति व्यक्ति, और वो भी दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की अदालत की तरफ से जज साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्लर्क के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, कर ली गई है, क्लर्क के जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। ये अपने आप में दर्शाता है कि चल क्या रहा अदालतों में। इससे पहले आपने देखा कैसे दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर जब आग लगी तो वहां पर कैसे करोड़ों रुपए की बात सामने आई मिली। उस जज के खिलाफ महाभियोग चल रहा, मगर सरकार खामोश है, राष्ट्रपति खामोश है, उपराष्ट्रपति खामोश है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कैसे कहते हैं कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, मुसलमानों को बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना होगा, मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, महाअभियोग। लेकिन उनके खिलाफ में महाअभियोग जब लाया जाने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष ने उसे खारिज कर दिया, राज्यसभा के सभापति ने उसे होने नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाइए, अगर हमारे जज साहब जैसा कि आरोप लग रहे हैं, अगर अदालतों में ऐसा होगा तो इंसाफ की उम्मीदों के तो पंख न सिर्फ टूटेंगे बल्कि विश्वसनीयता न्यायपालिका पर से लोगों के खत्म होंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।